तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ और सारे बच्चों को भी मिल सके। तो ये वेब एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं अनेकों एग्जाम्स में। तो उसी की बात करेंगे कि इसमें जितनी सारी क्वेश्चन आएंगे उसको तैयार करेंगे और इसको पूरे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को वेब से कुछ छोड़ेंगे नहीं, नॉर्मली जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं वेब्स की। वेब्स को हिंदी में तरंग कहते हैं। तरंग की प्रकृतियाँ होती हैं, इसके प्रकार होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं चलिए आज बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है पहला, इसका होता है मैकेनिकल तरंग। मैकेनिकल तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है, हिंदी में यांत्रिक तरंग। और इसको नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब नॉन मैकेनिकल का अयांत्रिक, जिसको यंत्रों से नहीं पैदा होता है यह, तो इसको अयांत्रिक तरंग कहते हैं। तो अब बात करेंगे कि ये तरंगों को, यांत्रिक तरंग को क्या कहते हैं, इसका क्या डेफिनेशन होगा, इसका क्या डेफिनेशन होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें यांत्रिक तरंग का उदाहरण परिभाषा ये होता है कि ये तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस से संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस से संचरित होती हैं, उन कणों को, उन तरंगों को यांत्रिक तरंग कहते हैं। अब आता है कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंग ये मेन हम लोग को पढ़ना है। तो यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि यांत्रिक तरंग जो होते हैं उनका प्रकार दो होता है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, इसको दोबारा पढ़िए, या फिर आप अभी 10th में 9th में, तो इसको और बढ़िया से पढ़िए, जिंदगी भर काम आएगा। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसको अनुदैर्ध्य तरंग हिंदी में कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स आपने पढ़ा, अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ा, अनुप्रस्थ तरंग पढ़ा। अब इसका भी कुछ डेफिनेशन होगा, इसका भी कुछ डेफिनेशन होगा। तो इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। चलिए मैं बोलता हूँ, आप एक कापी कलम लेकर लिख लीजिए। लिखिए कि अनुदैर्ध्य तरंग का परिभाषा होता है कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का परिभाषा मैंने बताया, एक बार बता देता हूँ, लेकिन इसका उदाहरण आप याद करिए। ध्वनि जो हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है वो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि ध्वनि जो हमारी होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया आप याद कर लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। परिभाषा अगर आप लिख चुके हो तो ठीक है, अगर आपको एक बार और बोल दे रहे हैं बढ़िया से लिख लीजिए। अनुदैर्ध्य तरंग का होता है कि जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक, इसका परिभाषा हो गया, इसका उदाहरण हो गया ध्वनि। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग की, ट्रांसवर्स वेव्स की। तो इसमें इसका परिभाषा आप नोट करिए कि जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसका ग्राफ भी होता है, ग्राफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो ज़्यादा टफ हो जाएगा। नॉर्मली इसको आप पढ़िए, परिभाषा भी, इसका परिभाषा आप सब याद कर लीजिए, उसका उदाहरण याद कर लीजिए। तो ट्रांसवर्स वेव्स होता है। अनुप्रस्थ तरंग का ये परिभाषा होता है कि जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो वहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है, उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक, अब ये दोनों हो गया। अब अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करेंगे। नॉन मैकेनिकल वेव्स जो था, इसका एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन तभी एग्जाम इसको भी हम लोग परिभाषा इसको याद कर ले रहे हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अयांत्रिक तरंग का डेफिनेशन ये है कि वैसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों के लिए सबसे एग्जाम में यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा तरंग है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन में आपको अनुदैर्ध्य दे देगा, अनुप्रस्थ दे देगा, मैकेनिकल दे देगा और नॉन मैकेनिकल देगा, तो आपको नॉन मैकेनिकल मारना होता है। तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
ये चीज़ आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम सबसे ज़्यादा पूछा था है। तो जो वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंग निर्वात में संचरित हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि ये निर्वात में ना हवा हो ना कोई गैस हो, तो उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में संचरण कर हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। इसका एक और नाम याद कर लीजिए। तो ये हो गया। तो एक बार और इसको शुरू से पढ़ लेते हैं कि आप नोट कर लीजिए कि वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। सभी विद्युत तरंगे एक ही चाल से चलती हैं, जो कि प्रकाश के चाल की बराबर होती है। यानी कि अब आप बताएंगे कि प्रकाश की चाल क्या होती है, कमेंट में बताइए जल्दी, फास्ट, क्विक। अब सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटॉन से बनी होती हैं। आपको पता होगा फोटॉन क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं वीडियो पे। नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, देख लीजिए फोटॉन क्या होता है। तो ये टॉपिक ये भी है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती हैं। फोटॉन के बारे में आपको देखिए, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आप इसको यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो ख़त्म होगा तो लिंक लास्ट में आपको इन स्क्रीन में आपको वो दे दूँगा, पढ़ लीजिएगा। अब आता है कि प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसमें आपका नाम बता देता हूँ। एक होता है गामा, एक्स, ये सारे किरण हैं। पराबैंगनी, दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण के बाद अवरक्त विकिरण, सब आप नोट कर लीजिए। अवरक्त विकिरण के बाद लघु रेडियो तरंगे या फिर हर्ट्जियन तरंगे। उसके बाद सातवां नोट कर लीजिए दीर्घ रेडियो तरंगे। इन सब के बारे में मैंने अलग अलग सब पे वीडियो बनाने हैं, आपको कुछ भी भूलेगा नहीं। अब पूरी तरह से वीडियो बनाऊंगा इस पर अच्छी से, आप उसको देखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। ध्वनि तरंगे के बारे में हम ज्ञात करेंगे, जानकारी लेंगे। और उसके बाद चलेंगे हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। पहले इसमें बात करेंगे, ध्वनि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसमें कुछ टॉपिक हैं। इसमें है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर कितना होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर, ये एग्जाम में पूछता है कहाँ से होता है। तो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर क्या होता है, उसके बाद इसमें यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण क्या होता है। तो पहला इसका विद्युत चुंबकीय किरण होते हैं, तो उनका तरंगों का विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण ये होता है कि पहला होता है कि ये उदासीन होते हैं। दूसरा इनका गुण ये होता है कि अनुप्रस्थ होते हैं। तीसरा ये होता है यह प्रकाश की वेग से गमन करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका स्पीड होता है वो लाइट के बराबर होता है। चौथा इसका ये बताया मैंने, इनके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है, एनर्जी होती है और संवेग दोनों होती है। पांचवा हम आएंगे,
इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मैक्सवेल ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक, तो ये चीज़ें हमको पता चली। अब तरंग गति हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। तरंग गति को थोड़ा सा 2-3 परिभाषा बस देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो गया, 10 मिनट का वीडियो हो गया। तरंग गति भी छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। डिफिनीशन से ही सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तरंग गति में होता है कि किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। तरंग गति से ये रबड़ है, एक बार इसको हिला दिया गया तो वही विक्षोभ कोई उत्पन्न होता है। ऐसे 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 हुआ, नदी में पानी में ऐसे, वह उसी चीज़ को बताया गया है इसमें। डिफिनेशन इसका ये है कि किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। अब कंपन की काल, ये सब पेंडुलम में आपको समझ में आएगा, उदाहरण के सहित दूंगा। तो कंपन की काल, तो इसमें यह है कि आवर्त गति में कंपन हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। सॉरी, काल बोल दिया था मैंने। कंपन की कला कहते हैं। तो कंपन की कला की परिभाषा फेज ऑफ वाइब्रेशन। इसका हम लोग डिफिनेशन ये करेंगे कि कंपन की कला, कंपन का कला नोट करिए आप। इसका डिफिनेशन ये है कि आवर्त काल में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा की जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। अब निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन नहीं है, नोट कर लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। ये तरंगे ऐसी हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैथोड, कैथोड रेज, उसके बाद है कैनॉल किरणें, उसके बाद है अल्फा किरणें, उसके बाद है बीटा किरणें, उसके बाद है ध्वनि तरंगे, और उसके बाद है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे ये सब हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। उसके बाद होता है कि आयाम क्या होता है। आयाम भी इसी से जुड़ा हुआ है, तरंग गति से जुड़ा हुआ। आयाम क्या होता है? आयाम को अंग्रेजी में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। इसको कहते हैं दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। ठीक, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी दूर अधिक से अधिक जाती है तो उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। मान लीजिए ये पेन आप देख रहे हैं, ये पेन मान लीजिए इस तरफ खड़ा है, इसको पकड़े हैं और इसको एक बार इधर ले गए, एक बार इधर ले गए, तो ये इसका साम्य स्थिति है और ये इधर गया, तो ये जितना दूर जाए वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। अब बात करेंगे इसके दूसरे चीज़ की कि वो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य की परिभाषा आप याद कर लीजिए। तरंग दैर्ध्य की परिभाषा इसको इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ ये होता है कि इसका परिभाषा नोट करिए कि तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्बडा, इसको लैम्बडा कहते हैं।
इसको लैम्डा इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह मत ही लिखिए आप, में व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग में दो पास पास के श्रृंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो ये था तरंगदैर्ध्य का डिफिनीशन। उसके हम ये संपीड़न क्या होता है और श्रृंग और गर्त क्या होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए आप डिफिनीशन लिख लीजिए। ये तरंगदैर्ध्य का डिफिनीशन हो गया, एक बार और पढ़ के बता देते हैं जल्दी जल्दी, कुछ छूटा हो तो लिख लीजिए। तरंग गति के समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक भाषा लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों एवं विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहलाती है। अब इसका परिभाषा आप लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट है कि सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की जाल, तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तो इसका संबंध ये होता है कि तरंग जाल इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य। यहाँ पर इसको इससे डोनेट किया जाता है, n इंटू लैम्बडा। ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका नाम होगा ध्वनि तरंग। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप होमवर्क ये है कि आप 4 चीज़ें अपने पास से बुक में से पढ़िएगा या फिर और कहीं से तैयार करके लाइएगा, पढ़िएगा। उसके बाद मैं भी पढ़ाऊँगा कि इसमें टॉपिक 2-3 छूट रहा है। ये तरंगदैर्ध्य में मैंने सुना होगा कि अनुपस्थ तरंगों के जो श्रृंग और गर्त होते हैं वो क्या होते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगों के जो दो संपीड़न और विरलन होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बारे में अगर आपको पता है तुरंत तो कमेंट करें, तुरंत स्टाक कमेंट करें। और अभी के लिए वीडियो इतना ही। थैंक्स। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि और वीडियो हम बनाएं।